हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलो आज अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिक इस कारण क्योंकि बिना बेसिक्स जाने आप कोई भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते और इसके एप्लीकेशन आप नहीं जान सकते। इसी कारण हमारा बेसिक जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री का बेसिक्स क्या हो सकता है या क्यों पढ़ना ज़रूरी है। जब भी हम किसी एडवांस चीज़ की तरफ जाएंगे तो इसी कारण हमको एडवांस में क्या करना है, दवाइयाँ कैसे बनानी है, दवाइयों का उपयोग कैसे है, उसको जानने के लिए हम पहले बेसिक्स को जानेंगे कि उसका नेचर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, किसी भी केमिकल की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है और वो अपनी इंडिविजुअल में बहुत सारे रिएक्शंस करता है। तो केमिस्ट्री जो होती है, अगर अपन थोड़ा ध्यान देंगे केमिस्ट्री हम दो पार्ट में देखते हैं। पहला होता है आपका इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हम उसको हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। और केमिस्ट्री का हम एक और मीनिंग निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं रिलेशनशिप। जब भी हम केमिस्ट्री शब्द की बात करते हैं तो एक ये रिलेशनशिप वर्ड आता है जिससे हम समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री एक तरीके की रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब कोई दो कैंडिडेट, कोई दो सब्सटेंस, उन दोनों के बीच बनने वाला बॉन्ड उन दोनों के रिलेशनशिप को बताता है, जताता है। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक केमिकल्स के बारे में, उसके नेचर जो फर्दर वो करने वाला है या उससे डेवलप होने वाले हैं डेरिवेटिव्स, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे सब्सटेंस में तो उसका खुद का एक नेचर होगा। जब वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में कंबाइन होगा तो भी उसका एक अलग नेचर बन जाएगा और उस नेचर को हम पहले से थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम पुराने नेचर को जानते रहेंगे या इंडिविजुअल के नेचर को हम जानते रहेंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अपने आप में एक अलग कैपेबिलिटी रखता है, कार्बन अपने आप में एक अलग कैपेबिलिटी रखता है और ये दोनों से मिल करके बनने वाले प्रोडक्ट हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब 200 साल पहले की अगर बात किया जाए तो उस समय ये सोचा जाता था कि जो भी लिविंग थिंग्स में मिलता है हमको या जो भी जीवित चीज़ों में हमको मिलता है वो आपका ऑर्गेनिक है, या फिर जो भी हमको फूड मटेरियल से मिलता है ये हमारा ऑर्गेनिक है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि जिन चीज़ों पे हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स जो उनसे मिलकर के बने होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव, उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में बसते हैं ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, आयन्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूटिलाइज होती रहती है। जैसे कि मेटलर्जी की बात करें, प्रॉपर उसमें मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, और उससे बनने वाले प्रोडक्ट, उसमें हम मेटलर्जी की बात करते हैं। मेटलर्जी में हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी एक तरीके की केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हम ऑलमोस्ट सारा ही चीज़ पढ़ते हैं और ये एक इनऑर्गेनिक भी केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्ट CH। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें एक चीज़ जानने लायक है कि जो कार्बन है आपका, कार्बन का क्या होता है कि वैलेंसी होती है 4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि उसकी जो क्षमता है कि वो कितने हाइड्रोजन अपने पास में रख सकता है या कितने मॉलिक्यूल हम अपने साथ में अटैच कर सकता है, तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो 4 है ना। तो 4 हाइड्रोजन वो क्या करेगा, अपने पास में रख सकता है। अब ये एक बहुत छोटा सा अणु हो जा रहा है या बहुत छोटा सा एक मॉलिक्यूल हो जा रहा है जिसको हम CH4 बोल रहे हैं।
ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं और ये इसका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला आपको दो प्रोडक्ट की वैल्यूज बताता है कि उसमें कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, कितने कार्बन लग रहे हैं। तो कार्बन यहाँ पे आपके पास में एक ही लग रहा है, इसी कारण हमने एक नहीं लिखा हुआ है। हाइड्रोजन जो है हमारे पास में 4 लग रहा है करके हमने उसमें 4 लिखे। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, वो इस तरीके से होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो छोटा मॉलिक्यूल होता है वो उतना ही गैसियस फॉर्म में हो जाता है। छोटा मॉलिक्यूल यानी कि वो अपने पास में डेंसिटी कम रखेगा। अब कुछ चीज़ें इस तरीके से प्रॉपर्टी बेसिस पे बात आ जाती है, तो अपन पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन इस चीज़ पे जानेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से प्रॉपर्टी रखता है। तो प्रॉपर्टीज़ जो है हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, बेसिक 4 तरीके की प्रॉपर्टी जो अपने 10th 11th 12th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, पहले हम देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये पहली हो गई। दूसरी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और तीसरी हो जाती है उसकी केमिकल रिएक्शन, ये कंबाइंड प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। क्योंकि तीनों ही जानना जरूरी है और बहुत बेसिक से जानना जरूरी है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो अगर हम स्टार्ट करते तो हमने पहले स्टार्टिंग में देख चुका है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक तरीके का रिलेशनशिप है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेकंड, इसमें जो पार्ट होते हैं 2 तरीके की केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, पहला होता है आपका ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और उसके डेरिवेटिव्स जो उससे मिलकर के बने होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री। अगर हमने किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको एलैबोरेट करके रखा हुआ है, तो हम उसको जनरली स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो आपका फॉर्मूला हो जाता है। जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा ये था कि हम उसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो उसका बेसिक चीज़ है, पहला ये कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, साथ साथ में हम देखेंगे इसकी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं तो हम नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे इसकी यूजेस एंड एप्लीकेशंस। यूजेस एंड एप्लीकेशन, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे कोई से भी सब्जेक्ट हो, जब तक उसका एप्लीकेशन ना पता हो तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। आपने जितने भी पढ़ाई की उसका महत्व तब तक नहीं जब तक उसका दिनचर्या में आपको यूज़ नहीं पता हो। केमिस्ट्री हमारे दिनचर्या में बहुत सी जगह यूटिलाइज होती है, कहाँ कहाँ, तो अगर हम कहें कि हम जब कोई कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा भी हम रंग देख के खरीदते हैं, तो उसके जो रंग बनते हैं केमिकल से ही बनते हैं, ठीक है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयाँ क्या होती है, वो भी केमिकल से ही बनती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दिनचर्या में देखा जाए तो साबुन से लेकर के अगर हम रात के चश्मे, आपके चश्मे की बात करें तो भी वो आपका केमिकल के थ्रू ही बनता है और कुछ ना कुछ उसमें रिएक्शंस होती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम अपना खाना बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। अगर हम पौधों की बात करें तो वो भी अपना एक जो रिएक्शन करवाते हैं उसके थ्रू ही वो अपना फूड बना पाते हैं, जिसको अपन ऑटोट्रॉफिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये सारे ही चीज़ें केमिस्ट्री के नज़रिए में आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन है जिसको हम बाद में सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले अगर अपन जान लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन से होने वाली है। तो आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको समझना है तो बहुत सिंपल है, समझ लीजिए कि जिस तरह से हम किसी को फिजिकली छू सकते हैं हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? जैसे भी हम किसी को टच करेंगे, ये जो हमको सामने से होता हुआ दिख रहा होगा वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसमें आती है वो आती है डेंसिटी। दूसरी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो होती है सॉल्युबिलिटी। तीसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसकी है मेल्टिंग पॉइंट। और चौथी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी, फिर सॉल्युबिलिटी, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन अभी फ़िलहाल उसको जानने की ज़रूरत नहीं। अब हम थोड़ा सा इसको बहुत पीछे की ओर लेकर के चलते हैं। कहाँ तक? तो थोड़ा सा अगर अपन इसको समझे तो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं तो हम पहले जान लेते हैं कि किनसे क्या क्या बन सकता है। तो नेचुरली अगर हम बात करें तो आप सब जानते होंगे कि जो मैटर ऑफ स्टेट है यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो तीन होती है। हमने इतना ही जाना है। तो तीन कौन कौन सी है? पहला आ जाएगा ठोस, दूसरा है द्रव्य और तीसरा है गैस। यानी कि अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, सॉलिड पहला, दूसरा आ जाएगा लिक्विड और तीसरा आ जाएगा गैसेस फॉर्म। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है उसमें हम क्या जानते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है बहुत ही ज़्यादा पास होगा, वो इतना ज़्यादा पास होगा कि वो एक सॉलिड फॉर्म कर लेगा। अब किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पास होगा? यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच अगर गैप नहीं बच रहा है तो बहुत ही ज़्यादा पास आ जाएंगे और इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये एक सॉलिड को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये पहला था। दूसरा जो था, अगर इससे थोड़ा सा लिबरल हो जाता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इनके बीच में जो लगने वाला प्रेशर है वो थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा लिक्विड। तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं गैसेस फॉर्म। गैसेस फॉर्म में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हो जाता है, जिसके थ्रू हमको इसको बता पाना कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ प्रेशर लग रहा है या कोई सा फोर्स जनरेट हो रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं गैसेस फॉर्म। अगर ये तीन ही फॉर्म और ये तीन ही स्टेट है पदार्थ की या मैटर की, तो इसके अलावा हम फिर कैसे जानेंगे कि भाई टूथपेस्ट किस में आता है या जो बनने वाली क्रीम है वो किस में आती है ना? क्योंकि वो भी तो एक पदार्थ ही है, वो भी एक मैटर ही है। तो हम उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। तो उसको हम चौथा रखेंगे यहाँ पे। जनरली सेमी सॉलिड को नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इसमें दो कंडीशन मिली हुई रहती है। क्या क्या? क्योंकि वो सॉलिड इन नेचर होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो लिक्विफाई भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा लिक्विफाई नहीं होती लेकिन लिक्विफाई होती है। अब ये क्या होता है, जब अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो इन तीनों की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड अपने आप में ठोस होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। लिक्विड जो होता है वो फ्लो कर सकता है, इसी का हम लिक्विड को यहाँ पे फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, गैसेस फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो गैसेस क्या करती है कि वो इवोपरेट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा नेचर में फैल जाती है, इन्वायरमेंट से दूर हो जाती है। सेमी सॉलिड की कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि जब आप जेली की बात करते हैं, जब आप क्रीम की बात करते हैं, तो वो फ्लो तो करता है लेकिन बहुत ही स्लो और बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में। अगर हम उसको हल्का सा प्रेस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड इन नेचर हो जाता है।
वो एडेसिव प्रॉपर्टी रखता है, वो स्टिकी नेचर का हो जाता है। लेकिन हम उसको अगर फ्लो कराने की कोशिश करें तो फ्लो भी नहीं होगा वो ठीक से। तो इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर शेप मेंटेन कर लेता है। सॉलिड क्या करता है, शेप मेंटेन करता है, लिक्विड नहीं कर सकता, ये इसकी प्रॉपर्टी। गैस शेप मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन सेमी सॉलिड शेप मेंटेन कर लेता है। जैसे कि आप जेली की बात करें तो जेली क्या होती है, शेप मेंटेन कर लेती है, क्रीम आपकी शेप मेंटेन कर लेती है। लेकिन वहीं पे जब आप उसको टच करेंगे तो वो क्या करती है, फिंगरप्रिंट आपके ले लेगी, ठीक है, वो फ्लो करने का हल्का वो कोशिश करेगा, वो एडेसिव प्रॉपर्टी शो करता है, जिसके कारण हम उसको सेमी सॉलिड नेचर बोलते हैं। इसके अलावा एक और स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा जो होता है ये आपके ब्लड में, ये बहुत सिंपल सा समझने के लिए रहेगा कि जो ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, एक साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स वो बहुत ही अच्छे से क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं, तो वो भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वो ब्लड में मिलते हैं, हमारे सेल्स में मिलते हैं, तो हम उसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो हमको पहला तो ये जानना था। अगर हमने ये जान लिया है कि स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, तो हम बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो उससे पहले किसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये आपके स्टेट ऑफ मैटर थे। अब इन्हीं के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी डेंसिटी। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि 1 किलो अगर हम 1 kg हम कॉटन ले लें या रुई ले लें, ठीक है, और वहीं पे हम 1 kg आयरन बार ले लें, तो आयरन बार आपको बहुत छोटे से अमाउंट में, बहुत छोटी सी जगह में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे हम अगर 1 किलो रुई या 1 किलो कॉटन की बात करेंगे तो उसके लिए बहुत जगह लगेगी। इसका मतलब कि जो डेंसिटी है, अब डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है वेट बाई वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट मतलब वो रहता है जो उसका अपन मास निकाल लेते हैं कि कितने मास उसका गेन कर रहा है, ठीक है, यानी कि वजन। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वो रहता है एरिया, कितने एरिया में वो आ जा रहा है। तो जब हम आयरन की रॉड देखते हैं तो वो काफ़ी छोटे एरिया में आ जाती है, लेकिन वहीं पर अगर अपन कॉटन की बात करेंगे तो क्या छोटे एरिया में आ जाएगी वो, तो नहीं आ पाती है। तो हम यही मान के चलते हैं कि अगर डेंसिटी देखा जाए तो आयरन की ज़्यादा है और कॉटन की कम है, क्योंकि जो कॉटन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, एरिया घेर रहा है, ठीक है। वहीं पे लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर गैसेस की बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डेंसिटी पे बात कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है सॉल्युबिलिटी। अब अगर मैं सॉलिड में, मैं अगर आयरन में कुछ चीज़ मिलाने की कोशिश करूँगा तो क्या वो मिलेगा, नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके बीच में किसी को लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ही बात कर रहे हैं शुरुआत से। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में अगर हम कोई नया मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो हम पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्युबल बना देते हैं, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। गैसेस में भी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, लिक्विड में भी होती है और एक सॉलिड में भी होती है, लेकिन सॉलिड में तब होती है जब वो मेल्टिंग स्टेट में जाने लगता है तब, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्युबलाइज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब हम किसी सॉलिड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं और वो ऐसे टेम्परेचर पर आ जाता है जिसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो उस टेम्परेचर पे हम उस पर्टिकुलर मेटल की, हम उसको बोलते हैं कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि मैंने आयरन को 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वो उसमें भी क्या हो रहा है कि मेल्ट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ वार्म हो रहा है। अब अगर मैं टेम्परेचर उससे 1 डिग्री भी बढ़ाता हूँ, 101 कर देता हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो कंडीशन आती है उसमें हम उसको बोलते हैं मेल्ट होना या फिर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे हमारे पास टाइम, टेम्परेचर और पर्टिकुलर मैटर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। अब अगर कोई सब्सटेंस जो कि लिक्विड में है, अब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग, बॉयल होना। और एक ऐसा पॉइंट जिस समय पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, जब ये और दूर जाता है, ये होता क्यों है? एक्चुअल में ये होता है कि जब भी हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, जब भी हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने लग जाता है, वो फैलने लग जाता है। तो जैसे जैसे वो फैलते जाता है तो वो दूर होते लगता है। तो उसके बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में जो यहाँ पे गैप बन रहा है, तो इस गैप में हमको किसी भी चीज़ को बैठाना आसान हो जाता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, जब ये गैप बनने लगता है तो उस पॉइंट पे ये क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये गैस बन जाएगा, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दूर दूर जाने लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाता है, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी आपका टाइम, टेम्परेचर और मैटर या सब्सटेंस इम्पॉर्टेंट है कि किस सब्सटेंस का हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, ये इसकी एक पहचान है। तो जब भी हम डी फॉर्म की बात कर रहे हैं या बी फॉर्म की बात कर रहे हैं, एम फॉर्म की बात कर रहे हैं, या हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हर सब्सटेंस का अपना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर सब्सटेंस का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक डेंसिटी होता है। साथ साथ में उसकी सॉल्युबिलिटी भी अपनी होती है कि इसमें इतना ही परसेंट में सॉल्युबल होगा। ठीक है, और इसकी एक हम स्टैंडर्ड बुक की भी बात करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू ही हम क्या करते हैं कि आगे की जो बुक, जो मेडिसिन पढ़ने वाले हैं, हम वो उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। उसी के स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कितना टेम्परेचर देना है। ठीक है, तो वो एक आइडियलाइज्ड और एक स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक कन्फ्यूज़न और है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस के बीच में जो होने वाला रिएक्शन है, हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, सब्लिमेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, क्या क्या है, डेंसिटी है, सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और सब्लिमेशन है। इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और हमने इसके अलावा ये भी देखा कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेमी सॉलिड है। हम सेमी सॉलिड के बारे में भी इसका पढ़ रहे हैं और इसका जान रहे हैं, क्योंकि हमको जो फार्मेसी है, हमारी फार्मेसी में हमको बहुत से प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, जैसे कि क्रीम हो गया या फिर पेस्ट हो गया। ठीक है, जो हम यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे मेडिकल सेंस में। ठीक है, थैंक यू।